गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी शीट को डिस्कस करते हैं। शीट का जो टाइटल है वो कहता है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इसका क्या मीनिंग होता है जी? इसका मीनिंग होता है भाई, जो हमारी करनी होती है वो कथनी से बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। मतलब आपको जो भी काम करना है ना वो कर दो। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, भाई उस काम को आप कर दो बजाय कि सिर्फ गाने से। यानी करनी जो है कथनी से बहुत ज़्यादा ताकत रखती है। ठीक है, करें। देखो क्या था, सबसे पहले कुछ 8 एंटोनिम थे। 8 एंटोनिम दिए थे लेकिन एक में 5 वर्ड थे। तो आज हम कितने वर्ड सीख के जाएंगे? हम सीखेंगे जी 40 वर्ड। ठीक है, आओ एक बार स्टार्ट करते हैं। देखो एंटोनिम्स में फर्स्ट जो वर्ड था वो था एसेंट। एसेंट का मतलब क्या होता है जी? एसेंट का मतलब होता है बढ़ना। आपने पढ़ा ही होगा। एसेंट का एंटोनिम बनता है डिसेंट। एसेंट का आंसर क्या होता है जी? बढ़ना। एग्जाम वगैरह में क्वेश्चंस नहीं आते क्या? असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, ये वही चीज़ थी भाई। एसेंट का मतलब इंक्रीज, या जो चीज़ बढ़ रही थी। डिसेंट का मतलब जो घटते क्रम में लगा रहे थे। नेक्स्ट वर्ड मुझे देखने को मिला जी कंटेंटियस। कंटेंटियस बच्चों, इसके पीछे ओ यू एस था। तो आप सारे जान गए थे इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या थी जी? इसकी पार्ट ऑफ स्पीच जो थी वो तो एडजेक्टिव की थी। और कंटेंटियस देखो कितनी ही बार इस वर्ड को हमने किया है। कंटेंटियस का मतलब होता है, इसके अंदर ही तो भरा है। कहता है कांटों से भरा हुआ। फुल ऑफ ओ यू एस का मतलब फुल ऑफ, और ये कांटे, मैं पढ़ता हूँ इसे कांटे, यानी कांटों से भरा हुआ। कोई चीज़ कांटों से भरी हुई है तो उसे देखकर लोग खुश होंगे या उस पर लड़ाई होगी। तो भाई कंटेंटियस का मतलब ही होता है समथिंग आर्ग्यूमेंटल, जिसके ऊपर झगड़ा हो सकता है, जिसके ऊपर लड़ाई हो सकती है, उसी चीज़ को क्या कहते हैं जी? हम कहते हैं कंटेंटियस। समथिंग आर्ग्यूमेंटल या फिर डिस्प्यूटेबल, जिस पे कोई डिस्प्यूट हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, या फिर डिस्प्यूटेबल है, उस सेंस में इस वर्ड को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट वर्ड मेरे पास आता है जी कन्फॉर्मिस्ट। कन्फॉर्मिस्ट आपको पता है क्या होता है? हम कई बार कहते हैं ना कि एक बार कंफर्म कर ले भाई, कंफर्म कर ले, यानी ये वही तो चीज़ है। कन्फर्म इस्ट से मिले थे, यानी डेंटिस्ट में, साइंटिस्ट में, यानी कोई पर्सन डूअर। कन्फर्मिस्ट का मतलब होता है जी जो चीज़ें चल रही है ना सोसाइटी में, वो उन्हीं चीज़ों को मान लेता है। वो जो स्टैंडर्ड, जो कस्टम, जो रीति रिवाज सोसाइटी में चल रहे हैं वो उन्हीं को मान लेता है। वो अपनी ओर से कुछ और चीज़ ऐड नहीं करते, यानी जो चीज़ें चल रही है उन्हें मानेगा, किसी और चीज़ का ओपोज नहीं करेगा। ठीक है, तो कन्फॉर्मिस्ट का मतलब क्या होता है? वन हु फॉलोज, जो फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है बच्चों? प्रीवेलिंग स्टैंडर्ड्स। जो स्टैंडर्ड्स या जो कस्टम्स वगैरह, जो रिवाज वगैरह सोसाइटी में रूल्स वगैरह चल रहे हैं वो नहीं मानेगा, कोई आलतू फालतू बकवास नहीं करेगा। बारबरस, देखो बारबरस का मतलब होता है जी क्रूल। वो बंदा कैसा है जी? क्रूल है। ठीक है, अनसिविलाइज्ड, इसका एग्जैक्ट सिनोनिम मेरे पास निकल कर आता है जी अनसिविलाइज्ड। और इसका जो सिनोनिम आता है बच्चों वो आता है फिलिस्टीन। क्या कहते हैं जी? फिलिस्टीन। ये तीनों सिनोनिम होते हैं किसके बच्चों? बारबरस के। याद कैसे रखोगे? मैंने तो ऐसे याद रखा था भाई, जब मैं छोटा बच्चा था मेरे बाल कटवाने के लिए नाई के पास लेके जाते, मैं बहुत रोता था। तो मेरी नज़र में ना, लेकिन वो नाई बाल काटता रहता था, रुकता नहीं था। तो मेरी नज़र में जो बार्बर था ना हमारी गली का, वो बहुत क्रूल था, उसके अंदर दया जैसी चीज़ ही नहीं थी। इसके अंदर मुझे वही बार्बर नज़र आता था, इसीलिए मैंने लिंक कर लिया था। आगे बढ़े बच्चों। नेक्स्ट वर्ड जो मेरे पास आया वो था बैरोक्यू। बैरोक्यू, देखो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई चीज़ एक्सेस में है या कोई चीज़ सजी हुई है और इस तरीके से सजी हुई है कि वो अनप्लीजेंट है। डेकोरेशन कई बार इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो चीज़ गंदी लगने लगती है, अट्रैक्टिव की बजाय वो चीज़ इरिटेटिंग लगने लगती है। तो उस सेंस में इस वर्ड को यूज़ करते हैं। एक्सेसिव में है वो चीज़, उसको एक्सेसिव तरीके से डेकोरेट किया गया है और वो अनप्लीजेंट सी है भाई, वो आँखों को ना वो चीज़ खटक रही है, उसको देखा ही नहीं जा रहा, इस तरह की सेंस में यूज़ होता है। तो इसका एंटोनिम क्या होता है? प्लेन, मतलब बिल्कुल प्लेन है, कोई चीज़ नहीं है। बैरियर, इस वाले बैरियर से तो आप मिले थे, जो ये बैरियर, बैरिकेड्स वगैरह होते हैं रोकने के लिए, बैरियर, रुकावट, ये वही वाला वर्ड था बैरन। भाई एक होता है फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ ज़मीन। कहते भी हैं कि ये जो ज़मीन है ये उपजाऊ है, यानी फर्टाइल है। और दूसरी ये वाली ज़मीन कैसी है जी? बैरन है। बैरन का मतलब है बिल्कुल बंजर, बिल्कुल बंजर। ठीक है, इसको याद करने की बारी आई तो इसको यूँ याद कराया था बैरन को मैंने। भाई बैरन को याद इस तरीके से कर लिया था कि ये ज़मीन बैरन है। कहते हैं ना हरियाणवी में कि ये बैरी है, ये तो बिल्कुल बैरी है, बैरन है, इस तरीके से। भाई ये ज़मीन बैरन है, इस पर तो फसल ही नहीं होती, हो ही ना हो बराबर है, इस तरीके से याद कर लिया था भाई। नेक्स्ट वर्ड मेरे पास आया बच्चों बैटी। बैटी, देखो इस बैटी वर्ड को याद कैसे किया? इस बैटी वर्ड का मतलब था जी पागल होना, पागल। अब इसको याद कैसे किया जी? देखो इसके अंदर ही तो लिख रहा है बैटी। मैंने तो ऐसे याद रखा था जी भाई इसके अंदर बात,
बात और इसके पीछे TY ताई। मैंने तो ऐसे याद रखा था कि जो मेरी ताई है वो इतनी बातें करती है कि लोग उसे पागल कहते हैं। ताई बातें, यानी ताई बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, इसीलिए लोग उसे क्या कहते हैं जी, पागल। और जब पागल की ही बात आ गई तो मेरे पास पागल के कुछ और अच्छे सिनोनिम्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछता है। फर्स्ट वर्ड जो एग्ज़ाम में आता है वो आता है जी इनसेन। इनसेन का मतलब भी होता है भाई पागलपन। मैनिक, मैनिक या फिर मैनिया, जैसे फोबिया होता है ना बच्चों, वैसे ही मैनिया भी होता है। मैनिया पागलपन भी हो जाता है, ये एक जुनून होता है एक तरह का। जैसे भाई मान लो मुझे पढ़ने का जुनून है तो मैं बस पढ़ता जा रहा हूँ, कोई और काम नहीं करा। किसी को गाने का जुनून है तो वो जुनून इतना ज़्यादा हो गया कि वो पागलपन में बदल जाता है। आप वर्ड्स करेंगे हम आगे, क्लेप्टोमैनिया, कई तरह के वो होते हैं। तो एक तरह का जुनून, और इतना हाई वो जुनून है उनका कि वो पागल हो गया भाई, पागलपन की तरफ बढ़ गया। और एक और वर्ड हमने डेली डोज के अंदर ही किया था इसी से, क्या था वो वर्ड था जी ल्यूनाटिक। मैंने बताया था ना, ल्यूना को लिंक किया था चांद से, और टिक मतलब टिक जा, सारों को अपना चांद कहता है, इसीलिए लोगों ने इसे पागल घोषित कर दिया। एक और वर्ड इसके लिए बच्चों मेरे पास आया। अब देखो भाई, जब बात सिनोनिम्स या एंटोनिम्स की आएगी तो हम सारा कुछ ही कर लेंगे, जो वर्ड्स आगे पीछे पूछता है मैं सारे सिखा दूंगा। तो देखो क्या वर्ड आया जी, साइकोटिक। साइकोटिक बच्चों आप लोगों ने सुना होगा, बीएड वगैरह होती है, सीटेट एचटेट होते हैं, उनके अंदर ना एक सब्जेक्ट आता है साइको। साइको कहते हुए बंदा साइको है, तो इसके अंदर वही तो वर्ड है साइकोटिक। कहता है ये साइको है, ये ठीक नहीं है, यानी ये कैसा है जी, पागल है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट वर्ड जो मेरे पास आता है जी, नेक्स्ट वर्ड जो मेरे पास आता है जी वो है बी फॉग्ड। बी फॉग्ड, देखो आपको पता है क्या, एक बात और बता दूं, बी जो है ना कई बार वर्ब्स के साथ लग के कोई नई वर्ब भी बना देता है। जैसे भाई फोग, फोग होता है, कहते हैं ना सर्दियों वगैरह में आज तो बहुत फोग है यार, फोग होता है धुंध, और फोग नाउन की तरह काम करता है तो उसका मतलब होता है जी धुंध। और जब फोग वर्ब की तरह काम करता है भाई तो उसका मतलब होता है कोई चीज़ नॉट क्लियर है या कंफ्यूज्ड है। भाई नॉट क्लियर है मतलब वो चीज़ स्पष्ट नहीं है, तो वो चीज़ कैसी है, कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज्ड स्टेट है। बी फोक्ड का मतलब क्या हो जाएगा, बी फोक्ड का मतलब हो जाएगा किसी को उलझा देना, यानी किसी को कंफ्यूज कर दिया आपने, कोई चीज़ खराब कर दी, उस तरह के सेंस में यूज़ होता है। इसी का ना मेरे पास एक और सिनोनिम भी आता है भाई, कंफ्यूज तो होता ही होता है, इसी का एक और सिनोनिम आता है ओबेस्क्योर। क्या कहते हैं बच्चों इसको, ओबेस्क्योर। ओबेस्क्योर ये सी है जी। इसको याद करने की बारी आई तो कैसे याद किया भाई, मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे को पढ़ाते थे जब हम तैयारी करते थे, तो कई बार ना वो मुझे इतना ज़्यादा पढ़ा देता था, मैं उससे कहता था ओ बस कर, अब बस कर। क्यों बस कर, क्योंकि अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो मैंने वैसे लिंक किया था ओ बस कर, ओबेस्क्योर मतलब कंफ्यूज होना। ठीक है, अगर इसके एंटोनिम की बात आई बच्चों तो इसका एंटोनिम क्या हो सकता था जी, इसका एंटोनिम क्लियर हेडेड हो जाता भाई। बी फॉग्ड वो है जो कंफ्यूज है, और ये वो है जो क्लियर हेड है, मतलब इसका हेड बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है। बेनोवोलेंट की बात आई बच्चों, बेने ना एक पॉजिटिव वर्ड होता है, हाईली पॉजिटिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है अच्छा। आपने सुना है क्या बेनिफिशियल, उसमें भी तो ये बैन नहीं था, मतलब बेनोवोलेंट का मतलब होता है काइंड, कुछ अच्छा जैसा, बहुत पॉजिटिव वर्ड है। मेलोवोलेंट, मेल से आप मिले हो, मेलोवोलेंट का मतलब होता है बुरा, समथिंग बैड। और बिगनिंग, बिगनिंग तो आपको पता ही है, शुरुआत करना। इसकी स्पेलिंग देख लेना, एग्जाम में कई बार बिगनिंग की स्पेलिंग एसएससी पूछ लेती है। ठीक है, करें स्टार्ट। नेक्स्ट वर्ड मेरे पास है जी बी लाए। देखो लाए का क्या मतलब होता है, लाए का मतलब होता है जी झूठ बोलना, और बी मतलब एक और वर्ब बनाई, यानी किसी को झूठा साबित करना, ये मतलब होता है इसका। बी लाए का मतलब होता है जी किसी को झूठा साबित करना। आंसर की बात आई तो यहाँ क्या आ गया जी, जस्टिफाई, यानी बी लाए का मतलब आपने झूठा साबित किया, और जस्टिफाई का मतलब उसने सच साबित कर दिया। बिलीव, बिलीव का मतलब विश्वास करना होता है। डाउट का मतलब भी आपको पता है, बिनाइन और मेलाइन मैंने बताया था। बिनाइन का मतलब होता है जो चीज़ हार्मफुल ना हो। कैंसर होता है तो दो तरीके से कैंसर में स्टेजेस होती है, मेडिकल वाले बच्चों को पता होगा। एक कैंसर होता है बिनाइन, जब किसी पर्सन को स्टार्टिंग स्टेज होती है तो डॉक्टर बोलते हैं बिनाइन कैंसर, और जब उसे थोड़ी आगे हो जाती है तो उसे कहते हैं मेलाइन कैंसर। भाई बिनाइन का मतलब है बिगनिंग है, आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, ज़्यादा हानिकारक नहीं है। मेलाइन, मेल तो अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, अब कहता है मेलाइन है, बिगनिंग नहीं है भाई, लास्ट स्टेज है, कंट्रोल नहीं हो पाएगा, ये मीनिंग होता है। ये मैंने फिल्म वगैरह में देखा था जब मुझे पता है, बाकी भगवान बचाए भाई सबको, इस बीमारी से हम सबकी रक्षा करें भगवान। ठीक है, आगे बढ़ें। देखो क्या वर्ड कहता है जी, ब्लिक। ब्लिक, ब्लिक वर्ड का क्या मतलब होता है जी, ब्लिक वर्ड का मतलब होता है नॉट हेल्पफुल या फिर नॉट होपफुल या फिर एनकरेजिंग। ब्लिक का मतलब होता है जी नॉट होपफुल, भाई जिसको आशा ही नहीं है, जो
निराश है, होपफुली नहीं है वो, नॉट होपफुल या फिर नॉट एनकरेजिंग, जो चीज़ आपको उत्साह नहीं देती। ठीक है, इसका मैंने एक और सिनोनिम आपको करवाया था, पेसिमिस्ट। हमने किया था क्या? पेसिमिस्ट भी तो वही था जो निराशावादी था। इसके पास में पैसे है ही नहीं, इसलिए बेचारा निराश है। ठीक है, ब्लिक का मतलब है उसके अंदर निराशा है, उसे कोई आशा नहीं है, कोई होप। ठीक है, उससे कोई होप ही नहीं है, कोई आशा ही नहीं है, पेसिमिस्ट हो गया। कीन क्या होता है भाई? कीन होता है उत्सुक, जिसे बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, उस सेंस में ये वर्ड यूज़ होता है। हमने किया भी था, मैंने तो इसको याद कर लिया था। आई एम वेरी कीन टू नो अबाउट हिम, मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता है। ब्राइट का मतलब ही होता है भाई रोशनी वगैरह, ब्लंट का मतलब होता है एकदम शार्प, और बॉयस्ट्रस का मतलब होता है एकदम शोर शराबा जैसी नॉइजी सिचुएशन। बिजी, बिजी, बिजी का मतलब जानते हो? व्यस्त। और इसका एंटोनिम क्या आ जाएगा बच्चों? इडल। इडल का मतलब होता है बिल्कुल खाली बैठना। इडल का मतलब है वो चीज़ किसी काम की नहीं है, बिल्कुल खाली है। कोई आदमी है बिल्कुल खाली हो सकता है, कोई चीज़ है घर में पड़ी है काम की नहीं है, वो भी इडल है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मेरे पास है कैलस। कैलस होता है जी क्रूल। कैलस क्या होता है बच्चों? क्रूल। कैलस होता है क्रूल। ठीक है भाई, याद कैसे किया? याद ऐसे किया, मेरा एक दोस्त था और वो थोड़ा सा उसका रंग पक्का था, तो हम उसको बहुत चिढ़ाते थे। हम उसको बहुत बार उसके कलर के लिए, उसके कॉम्प्लेक्शन के लिए उसका मजाक उड़ाते, जो कि गलत बात थी। तो उसका मजाक उड़ाते, हम उसे काला काला ऐसे कहते। तो मैंने उसकी वैसे ही राइम बना ली थी, फुल ऑफ काला। इसीलिए भाई हम ऐसा करते थे उसके साथ, तो हम बहुत क्रूल थे, अनसिविलाइज्ड थे, बच्चे थे, मजाक उड़ाते तो हम बहुत बुरे थे। इसी वजह से ये क्या था? क्रूल था। ठीक है, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज भाई, कैमोफ्लेज का क्या मीनिंग होता है? कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज का मतलब होता है छिपाना। भाई कैसे छिपाया बच्चों? जैसे कई बार आपने देखा होगा, आपने फिल्म्स वगैरह देखते हो हॉलीवुड की, उसमें ऐसा नहीं होता अपनी बॉडी पे कुछ पेंट वेंट करके वो दीवार के सामने ही खड़ा है, लेकिन हमारी नज़रों में नहीं आ रहा, क्योंकि उसने जैसी दीवार है वैसा ही खुद को पेंट कर लिया। उस तरह की कोई चीज़ जब होती है ना, उस तरह से उसे क्या कहते हैं जी? कैमोफ्लेज। अरे कई बार तुमने देखा होगा, नेचर की कोई सीनरी है, ये पेड़ वगैरह है, ये पहाड़ है, ये पोजीशन है, यहाँ नदी बह रही है, यहाँ एक आदमी फर्श पे लेटा है, यहाँ सारी घास है और इसने घास जैसे कपड़े पहने हैं, बिल्कुल वो दिख ही नहीं रहा, इसकी बॉडी पर घास जैसा पेंट है, तो इस चीज़ में वो छुप रहा है, इसी के भेस में छुप गया। उस सेंस में जब इस तरह चीज़ों को छुपाते तब होता है भाई कैमोफ्लेज, उसका मीनिंग होता है। ठीक है, रिवील। रिवील का मतलब होता है जी उजागर करना, किसी बात को बता दिया, पता लगना। कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है जी भोला भाला, बिल्कुल सीधा सा आदमी होता है कैंडिड। कैप्टिवेट। देखो कैप्टिवेट का मतलब होता है भाई थोड़ा सा मोहित कर लेगा, किसी को बांध लेगा, वश में कर लेगा, थोड़ा सा चालाक किस्म का प्राणी है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मेरे पास आया जी इवेसिव। इवेसिव इसका आंसर था। इवेसिव का मतलब होता है भाग जाना। कैंडिड तो है जो भाई भोला भाला सा, इवेसिव जो है वो धोखा दे के भाग जाएगा, टेंडेड टू इवेड, तो ये इसका एंटोनिम था। रिपेल, मैग्नेट के पोल्स होते हैं अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही वो क्या करते हैं जी? रिपेल भी करते हैं। कर्नल, कर्नल रिलेटेड टू बॉडी। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट वर्ड मेरे पास आया जी कैथोलिक। कैथोलिक, देखो कैथोलिक क्या होता है भाई? चर्च वगैरह से रिलेटेड होता है ये वर्ड। चर्च वगैरह में कि कैथोलिक किसी पर्सन को भी कह देते हैं, कई बार चर्च के आगे भी कैथोलिक, मतलब क्रिश्चियन रिलेटेड एक वर्ड है। याद कैसे रखा था? मैंने तो ऐसे याद रख लिया था जी, कोई हरियाणवी सिंगर है, फीमेल है, सीनम कैथोलिक, और वो भी क्रिश्चियन है, तो मैंने तो उससे याद कर लिया था भाई उसका सरनेम, और ये क्रिश्चियन नहीं होगी क्रिश्चियन, मैंने तो लिंक किया था कि वो भी क्रिश्चियन है। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है जी कैथोलिक का। भाई एक तो ये मीनिंग हो गया, दूसरा मीनिंग होता है थोड़ा सा ओपन माइंडेड वाला। आपने भी देखा होगा क्रिश्चियंस वगैरह जो लोग होते हैं उनकी कितनी सोसाइटी कितनी ओपन होती है, मतलब वेस्टर्न कल्चर थोड़ा ओपन है, तो मैंने ऐसे याद रखा था भाई इसका मीनिंग ये भी था चर्च से रिलेटेड और ओपन माइंडेड, तो इसका अपोजिट नैरो माइंडेड। ठीक है, जिसकी सोच भाई सोच क्या, जो थोड़े कम विचार रखता है, जो ज़्यादा लोगों के साथ घुलता मिलता नहीं है, थोड़ा सा इस तरह का होता है। ठीक है, डिसइंटीग्रेट। मैथ के जो बच्चे हैं उनको पता था इंटीग्रेशन नाम की कोई चीज़ हम पढ़ते थे। इंटीग्रेशन में क्या करते थे, पीछे dx लगा, इतनी बड़ी इक्वेशन, यहाँ लिमिट, उसे काटते काटते एक लास्ट में छोटा सा आंसर आ जाता था, 3 4 इस तरह का। तो उस सारी चीज़ को हम कंबाइन ही तो करते थे। और डिस का मतलब क्या होता है? नेगेटिव प्रीफिक्स। इंटीग्रेट का मतलब भाई उनको जोड़ रहे हो। आपने यार मैथ भी नहीं पढ़ा तो आपने ये तो पढ़ा होगा इंटीग्रिटी, एकता। इंटीग्रिटी, एकता का मतलब क्या है? वो सारे ज्वाइन ही तो हैं, एक ही तो हैं वो, एकता। डिसइंटीग्रिटी मतलब वो सारे अलग अलग है, यानी वो क्या है? सेपरेट है, अलग अलग करना। ठीक है, प्रेज का मतलब होता है जी तारीफ करना। सेंशर का मतलब होता है जी क्रिटिसाइज करना। सेंसर का मतलब होता है जी, सेंश्योर का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। ठीक है, एक और वर्ड आता है सेंसर, उससे मिक्स मत करना, पिछली डेली डोज में करवाया था, उसका मतलब होता है काट छाट करना, इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है,
40 वर्ड हो गए। चलो कुछ इडियम्स देखते हैं। आ जाओ जल्दी से आ जाओ भाई। एग्ज़ाम में इतना बड़ा मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा, मैं तो सीधी सी इसकी इडियम पकड़ूंगा और मीनिंग लगाऊंगा। एक बार ही बता देता हूँ। आफ्टर ए लॉन्ग डे ऑफ स्कूल, फुटबॉल प्रैक्टिस, स्टडिंग एंड चोर्स, ग्लेन वांटेड टू प्ले गेम बट ही वाज बीट। भाई इस बीट का जब ये इडियम की तरह काम करता है, इसका मतलब क्या होता है? थोरोली एग्जॉस्टेड। भाई आप पूरी ही तरह से बच्चों थक चुके हो। क्या मीनिंग होता है जी? थोरोली एग्जॉस्टेड। आप क्या हो? पूरी तरीके से थके हुए हो। ठीक है, थोरोली एग्जॉस्टेड। ओके, या थके हुए हो। याद कैसे करें? याद ऐसे करें, बीट। भाई बीट, अगर हम किसी को पीट दें, बीट का मतलब पीटना भी तो होता है। अगर हम किसी को पीट दें तो उसके अंदर जोश भर जाएगा, वो बुरी तरह से बेचारा थक जाएगा, वो थक जाएगा भाई। ठीक है। और ये जो कोर्स होते हैं, चोर्स होते हैं, ये होते हैं छोटे मोटे काम जो घर वगैरह के, इधर उधर ऑफिस के छोटे मोटे काम, उनको भी चोर्स बोल दिया जाता है। नेक्स्ट इडियम पढ़ें बच्चों। वेन एवर स्क्रम टॉम रेक्टेंगल बॉटम्स कम ऑन द टीवी द चिल्ड्रन वर ग्लूड टू देयर सीट। कोई बच्चा इसका मीनिंग मत सोचने बैठ जाना, ये एक नाम है। एस कैपिटल, टी कैपिटल, आर कैपिटल, बी कैपिटल, किसी टीवी शो का नाम है। तो ये कहते हैं जब भी ये टीवी पे आता है ना, बच्चे ग्लू हो जाते हैं। सीट। भाई सीट के साथ ग्लू होने का क्या मतलब है? ग्लू क्या करता है? चिपका देता है। और बच्चे कहाँ चिपक जाते हैं? बच्चे अपनी सीट से चिपक जाते हैं। इसका मतलब बच्चे उस चीज़ को इंजॉय करते हैं। उस चीज़ को क्या करते हैं जी? इंजॉय करते हैं, उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका मतलब ही होता है जी, इसका मतलब ही होता है टू इन्वॉल्व या फिर टू एंगेज इन एन एक्टिविटी। टू इन्वॉल्व या फिर टू एंगेज इन एन एक्टिविटी। और भाई वो भी स्पेशली आप कैसे एंगेज होते हो, कैसे इन्वॉल्व होते हो? उसे इंजॉय करने के लिए होते हो, टू इंजॉय इट। ठीक है, ये नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती वहाँ चिपका दिया गया, आप अपनी मर्जी से उसके ऊपर बैठे हो, यानी आप उस चीज़ को बेसिकली इंजॉय कर रहे हो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बच्चों। द टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। इतना बड़ा तो नहीं पढ़ेंगे भाई, एग्ज़ाम में भी मत पढ़ना। सीधा सा इडियम का मीनिंग देखो, ऑप्शंस लगाओ। इतना बड़ा पढ़ेंगे तो टाइम बहुत ख़राब हो जाएगा। टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। भाई टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन का क्या मतलब होता है? टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन का मतलब होता है, मेडिसिन कौन देता है बच्चों? मेडिसिन देते हैं डॉक्टर। डॉक्टर साहब मेडिसिन देते हैं। अब मेडिसिन हमेशा ही कड़वी होती है। कोई उस डॉक्टर को भी कह दे कि ले तू अपनी दवाई खा, तो वो एक तरह से उससे रिवेंज नहीं ले रहा क्या? बच्चा ले रहा है। तो इस टेस्ट ऑफ ओन मेडिसिन का मतलब होता है जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करते हो ना, वैसा ही व्यवहार आपके साथ हो जाना। ठीक है। और ये जनरली नेगेटिव वे में यूज़ होता है। ये नहीं है कि अच्छा होगा। भाई आप किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हो, एक दिन आपके साथ भी किसी और ने, उसी व्यक्ति ने वैसा ही व्यवहार कर दिया, उस सेंस में हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसका क्या मीनिंग हुआ जी? इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? टू बी ट्रीटेड इन ए सेम वे एज यू ट्रीट अदर्स। भाई जैसे आप दूसरों को परेशान करते हो, उनसे जैसा व्यवहार करते हो वैसा ही बन जाना। ठीक है। हिंदी में भी इसका कुछ मीनिंग होता है, टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन नहीं भाई, हिंदी वाला नहीं आ रहा याद। देखो अगला वर्ड क्या आता है? ए वॉक इन दी पार्क। भाई पार्क में वॉक करना आसान चीज़ है, मुश्किल चीज़ है? मुझे सारे बच्चे बताओ। बहुत आसान चीज़ है। कभी भी कह दो चल भाई पार्क में चलते हैं, हम सारे मज़े से फटाफट चले जाएंगे। तो ये क्या है बच्चों? ये एक वेरी इजी थिंग है। ये एक वेरी इजी थिंग है, एक बहुत आसान सी चीज़ है। इस इडियम का मीनिंग ये होता है कि भाई बहुत आसान सी चीज़ है। देखो क्या कहता है, क्या कहता है? एक मिनट, उसके अंदर कुछ सिखाने वाले वर्ड्स छूट गए शायद। इसके अंदर पढ़ ही लेता हूँ मैं। द नोटी चाइल्ड प्लान टू वेट आउट ऑन हिज रूफ ऑन क्रिसमस ईव एंड टू थ्रो ए लंप ऑफ कोल एट सेंटा क्लॉज व्हेन ही अपीयर्ड देयर बाय गिविंग हिम ए टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। भाई एक बच्चे ने प्लानिंग की कि सेंटा क्लॉज के ऊपर ना, सेंटा क्लॉज का इंतज़ार करने लगा छत पे और कहने लगा कि सेंटा क्लॉज के ऊपर ना लंप ऑफ कोल, यानी कोल का मतलब यानी कोयले का, इसका पेट्रोल वगैरह इस चीज़ का ढेर डाल दूंगा। लंप का मतलब ही होता है जी ढेर या फिर पाइल। ठीक है, ये इसका मीनिंग था। क्यों? ठीक है, क्यों भाई? टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन डालने की प्लानिंग कर रहा था। अगले में कोई सिखाने वाला वर्ड मिला क्या? जून वरीड अबाउट द टेस्ट फॉर वीक्स प्रायर टू टेकिंग इट सो मच सो दैट ही ऑलमोस्ट गेव हिमसेल्फ एन अल्सर बट व्हेन ही एक्चुअली सेट डाउन टू टेक द टेस्ट ही थॉट दैट इट वाज ए डैश वॉक इन दी पार्क। भाई कोई सिखाने वाली चीज़ नहीं थी। मतलब ये था, ये जो जून नाम का बंदा था, इसे बहुत टेंशन हो रही थी पेपर की। कई हफ्ते पहले तैयारी करने लग गया, इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि उसने अपने आप को एक अल्सर दे दिया। अल्सर का मतलब एक तो बीमारी होता है, दूसरा अल्सर का मतलब परेशानी, एक तरह की पीड़ा अपने को दे दी।
परेशानी पीड़ा उसने अपने को दे दी, लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठा तो उसे पता लगा जी एग्ज़ाम तो बहुत आसान आया है। आगे बढ़ो बच्चों। वेनेसा वांटेड टू स्पीक आउट एट दी नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। जो वेनेसा नाम की बंदी थी ये चाहती थी कि नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, शांति प्रिय प्रदर्शन हो रहा था उस पर बोलूँ, लेकिन उसने सोचा कि ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, चुप रह रहे हैं, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट में बोल ही नहीं रहे। अगर मैं बोलूँगी तो क्या हो जाएगा, प्रीचिंग टू दी चोर। प्रीचिंग टू दी चोर, इसका क्या मतलब होता है जी, प्रीच टू दी चोर? इसका मतलब होता है किसी चीज़ के खिलाफ बोलना। इसका क्या मतलब हुआ, किसी चीज़ के खिलाफ बोलना। टू स्पीक अगेंस्ट समथिंग, किसी चीज़ के क्या बोलना बच्चों, खिलाफ बोलना। टू स्पीक अगेंस्ट समथिंग, और ये चीज़ कैसी है, विच इज़ जनरली एक्सेप्टेबल। भाई कोई ऐसा बिलीफ है जिसको सारे मानते हैं, आप उसके खिलाफ बोल रहे हो, उस चीज़ में ये वर्ड यूज़ होता है प्रीचिंग टू दी चोर। भाई कोई ऐसी चीज़ है जिसको बहुत सारे लोग, मेजोरिटी मानती है, आप उसके खिलाफ बोल रहे हो, यानी आप एक तरह से मानने वाली चीज़ का विरोध कर रहे हो। नेक्स्ट इडियम मेरे पास आई बच्चों, बीटिंग अराउंड दी बुश। बीटिंग अराउंड दी बुश का मतलब होता है क्लियर कट अपनी बात ना कहना, किसी को कंफ्यूज करना या फिर गोल मटोल बातें करना। पीछे भी किसी शीट में आया था ये वर्ड, मुझे याद है। आगे बढ़ते हैं जी। रनिंग आउट ऑफ स्टेम, ये भी पढ़ा था भाई। रनिंग आउट ऑफ स्टीम, रनिंग आउट ऑफ स्टीम बताया था ना, कुकर में से सीटी बंद हो गई तो सब्जी खराब बनेगी, इसलिए एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगी। तो रनिंग आउट ऑफ स्टीम का मतलब भी होता है जी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाना, ताकत ख़त्म हो जाना। फीलिंग एग्जॉस्टेड मतलब वो बंदा बिल्कुल थका थका महसूस कर रहे हैं, या वो कोई भी चीज़ है वो एकदम उसका इंटरेस्ट वगैरह सा कोई चीज़ है वो ख़त्म हो गई, फीलिंग एग्जॉस्टेड। या फिर बच्चों क्या आ जाएगा, लेस एक्साइटेड। ठीक है, आगे बढ़ें क्या। नेक्स्ट वर्ड कहता है डोंट गेट सो वर्कड अप बडी, शी इज़ ओनली पुलिंग योर लेग। वर्कड अप का मतलब होता है, फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है जी ज़्यादा परेशान होना, भाई टेंशन वेंशन लेना या फिर परेशान होना, उस सेंस में ये इडियम, ये फ्रेजल वर्ब यूज़ होती है। इसका मतलब होता है कि आप उस टाइम पे क्या हो, वरिड हो, चिंता कर रहे हो, या फिर क्या हो बच्चों, अपसेट हो, ये मीनिंग होता है। कह रहा है ये तो सिर्फ ज़्यादा चिंता मत कर बड़ी, ये तो तेरा क्या करे, टांग खिंचाई करे। पुलिंग योर लेग का मतलब भी होता है मजाक करना, किसी के साथ किसी को मजाक में छेड़ना। ये कुछ इडियम्स तो रिपीट हो गई भाई आज, मुझे लग रहा है पढ़ी हुई कहीं। जैन डिसाइडेड दैट शी वुड गो आउट ऑन ए लिम्ब एंड आस्क ब्रायन टू द स्प्रिंग फ्लिंग डांस। गो आउट ऑन ए लिम्ब का मतलब क्या होता है, गो आउट ऑन ए लिम्ब का मतलब होता है कोई चीज़ अलग से करना। डू समथिंग इन विच वी बिलीव इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। भाई कोई चीज़, भाई मीनिंग होता है कि आप किसी मुश्किल चीज़ को करना चाहते हो। क्यों करना चाहते हो, वो बहुत मुश्किल चीज़ है लेकिन बस आप करना चाहते हो क्योंकि आपको विश्वास है कि हो जाएगी, उस सेंस में ये यूज़ होता है। ठीक है भाई, चीज़ वो बड़ी मुश्किल है लेकिन आप करना चाहते हो क्योंकि आपको बिलीव है, अपने ऊपर विश्वास है कि भाई हो जाएगी ये चीज़, हालांकि वो चीज़ बहुत ज़्यादा रिस्की है या फिर डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या आएगा, इसका मीनिंग आएगा डू समथिंग रिस्की। बिकॉज क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि भाई आप स्ट्रांगली बिलीव करते हो कि मैं ये चीज़ कर दूंगा, इस सेंस में यूज़ हो जाता है। हिट द हे, भाई हे क्या होता है, हे जो होता है ना घास के ढेर को कहते हैं। हिट द हे का मतलब होता है आपने घास के ढेर के ऊपर जाकर लेट गए, इस तरीके से लिंक करो। और बेड होता है ना, उसको भी हे बोल दिया जाता है। भाई हिट द हे का मतलब होता है कि बस सो जाना। कई बार ऐसा नहीं होता क्या, बहुत ज़्यादा थक गए कि अब तो बस जाते ही नींद आएगी, उस सेंस में ये इडियम यूज़ होती है, गो टू बेड। ठीक है, गो टू बेड। अच्छा, एरर्स आ गए, एरर्स करते कहाँ हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी on Saturday said at an all-party meeting of floor leaders in parliament that the government's proposal of suspending the implementation of 3 farm laws for which farmers union have been protesting for months still stood, and that any resolution of the issue should be found through। सीधी सी बात थी भाई, सेंस नहीं भी बना पाते हो तो भी एरर मिल जाता है। बात आई कुछ सीखने की, सीखने वाली कुछ चीज़ें मिली। फार्मर्स यूनियन, भाई एक बात बताओ, फार्मर्स एक अपोस्ट्रोफी एस का साइन मिला, इसके आगे भी नाउन है और इसके पीछे भी नाउन है। यहाँ पर ना ये फार्मर्स प्लूरल था भाई, इसके पीछे एस था, इसीलिए इसने सिर्फ अपोस्ट्रोफी का क्या लगाया, साइन लगाया,
क्योंकि डबल एस की रिपीटिशन इसे क्या करनी थी जी, अवॉइड करनी थी। ठीक है, आगे बढ़े। एरर की बात अगर आई बच्चों, तो एरर की बात आई, वो लोग क्यों उसको कर रहे हैं, बहुत बार इस तरह की एरर की हमने, वो लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो इस कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फोर तो होता है किसी चीज़ के लिए अपनी डिमांड के लिए, वो तो इस कानून के खिलाफ कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं, सस्पेंडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 फार्म लॉज अगेंस्ट विच फार्मर यूनियंस हैव बीन प्रोटेस्ट, इस कानून के खिलाफ, इसीलिए अगेंस्ट, सिंपल सा प्रपोजिशन का एरर था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेंस नहीं भी बना पा रहे हो तो भी एरर निकल जाएगा, एग्जाम में सेंस बनाने मत बैठ जाना। ठीक है, द रिमार्क्स केम आफ्टर ए नंबर ऑफ ओपोजिशन लीडर्स इंक्लूडिंग गुलाम नबी आज़ाद ऑफ द कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सुदीप बंदोपाध्याय, शिवसेनाज विनायक रोत एंड शिरोमणि अकाली दल्स बलविंदर सिंह बुंदर स्पोक अबाउट द लॉन्ग एजिटेशन बाय फार्मर्स यूनियंस ऑन दिल्लीज बॉर्डर। देखो कितनी बार अपोस्ट्रोफी एस लगा रहा है, देखो कितना मज़ेदार सेंटेंस बनाया, कहाँ है, पहला अपोस्ट्रोफी एस लगा रहा है सुदीप बंदोपाध्याय, और इसके ऊपर पोजेशन किसकी है, कहाँ से है, ये है तृणमूल कांग्रेस के ऊपर से, लगा सकता है क्या, लगाने दो। शिवसेना का कौन है, विनायक रोत है, उसके ऊपर भी पोजीशन दिखा रहा है। शिरोमणि अकाली दल का कौन है, बलविंदर सिंह बुंदर है, इसके ऊपर भी पोजीशन दिखा रहा है। और भाई एक बात बताओ, फार्मर्स यूनियंस, क्या फार्मर्स यूनियन है क्या, नहीं है भाई, नहीं है, फार्मर्स यूनियन नहीं है, फार्मर्स की यूनियंस है। तो भाई इस यूनियन के ऊपर पोजीशन इन फार्मर्स की है, इसीलिए अपोस्ट्रोफी एस लगा देते। एस नहीं लगाना, क्यों एस नहीं लगाना, क्योंकि डबल एस की रिपीटिशन को रिपीट करना, वो करना है, अवॉइड करना है, तो हम क्या लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस का साइन, फार्मर्स यूनियन। अब ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ें, नेक्स्ट सेंटेंस देखें एक बारी। Delhi police and Gurugram police have lodged FIR against Congress MP Shashi Tharoor and 6 senior journalists including Rajdeep Sardesai and Mrinal Pandey on charges of sedition, promoting enmity and criminal conspiracy for posting malafide, defamatory, false and misleading tweets, accused the Delhi police of killing a farmer during the tractor parade on Republic Day। भाई सीखने वाली बात आई, कुछ सीखने वाले वर्ड्स इसके अंदर मिले। ये वैसे इसकी हिंदी भी मुझे बता देनी चाहिए, इसकी हिंदी क्या कहती है, एक सेकंड, सेंटेंस कहाँ गया। दिल्ली पुलिस एंड गुरुग्राम पुलिस, भाई जो दिल्ली पुलिस और गुरुग्राम की पुलिस है, इन्होंने क्या किया, एफआईआर लॉन्च करी, किसके खिलाफ, कांग्रेस का कोई एमपी है शशि थरूर, 6 सीनियर जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, जिनके अंदर इंक्लूडिंग कौन कौन है, राजदीप सरदेसाई और मृणाल पांडे भी, उन 6 के अंदर ये 2 भी हैं। ऑन चार्जेस, किस चीज़ के चार्जेस, सेडिशन के चार्जेस, सेडिशन का चार्जेस, सेडिशन होता है जी देशद्रोह, प्रोमोटिंग एनिमिटी, एनिमिटी होता है जी शत्रुता भावना, एक लड़ाई झगड़े की भावना को प्रमोट करें, एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र रचना, कॉन्स्पिरेसी होता है षड्यंत्र, फॉर पोस्टिंग, किस लिए एफआईआर की, भाई इन्होंने पोस्ट की इस तरह से मेलाफाइड, मेलाफाइड क्या होता है जी, एक खराब कंटेंट, एक ऐसा कंटेंट जो लोगों को भड़का देगा, उनकी भावनाओं को उकसा दे, इस तरह का कंटेंट इन लोगों ने, इस तरह का कंटेंट इन लोगों ने क्या कर दिया जी, पोस्ट कर दिया। डिफेमेटरी, डिफेमेटरी, डिफेमेटरी देखो, फेम मतलब फेमस और डिफेम मतलब किसी को बदनाम करना, इस तरह का कंटेंट पोस्ट किया, इसीलिए इनके ऊपर केस कर दिया। भाई एरर क्या मिला, एरर इसके अंदर मिला ट्वीट्स एक्यूजिंग, भाई ट्वीट्स के बाद एक्यूजिंग आना था, ट्वीट्स के बाद क्या आना था जी, एक्यूजिंग। भाई वो ट्वीट्स कैसे थे, वो जो ट्वीट्स थे ना वो एक्यूज़ कर रहे थे, एक्यूज़ तो एक वर्ब थी, अगर वर्ब लगा देता तो इसका सब्जेक्ट बनाना पड़ता, लेकिन सब्जेक्ट की इसकी जरूरत ही नहीं थी, इसे क्या लगा देता है यहाँ पर, एक्यूजिंग लगा देता। वो कैसे ट्वीट्स थे, आलोचना करने वाले ट्वीट्स थे इन लोगों की। ठीक है, आगे बढ़ो। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस जसमीत सिंह सेड ए कंप्लेंट वाज रिसीव्ड एट आईपी स्टेट पुलिस स्टेशन, कोई एरर नहीं है, बिल्कुल ओके सेंटेंस था, एक कंप्लेंट वाज रिसीव्ड एट आईपी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट के अंदर क्या एरर मिला, नेक्स्ट के अंदर एरर मिला लेस देन 2 वीक्स इनटू द कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव Delhi has managed to less than 2 weeks into the COVID-19 vaccine drive, Delhi has managed to achieve 90% of their daily inoculation target and has also increased the number of vaccination sites and the daily target। कहता है भाई कोविड वैक्सीन को आए 2 ही हफ्ते हुए हैं, 2 हफ्ते से भी कम का समय हुआ है, लेकिन दिल्ली ने क्या कर लिया है, मैनेज कर लिया है कि 90% तक लोगों को क्या लगा रहे हैं भाई, टू अचीव 90% ऑफ देरी डेली इनोकुलेशन टारगेट। इनोकुलेशन होता है टीका लगाना, उनको वैक्सीनेशंस दवाइयाँ उनको लगाई जा रही है। एरर की बात आई, एंड एज ऑल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ वैक्सीनेशन साइट, भाई देर क्यों लगा दिया, इट्स लगा देता। दिल्ली गवर्नमेंट एक ही थी, कई सारी थी, इसने तो दिल्ली का है, दिल्ली हैज़ मैनेज, दिल्ली सिंगुलर था तो यहाँ पर देर काट के क्या लगा सकता था,
इट्स लगा देता, सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऑल कॉलेजेस सेंटर एंड डिपार्टमेंट्स शैल बी फंक्शनल एंड देयरफॉर ऑल द टीचिंग स्टाफ मस्ट अटेंड टू देयर वर्क प्लेस विद इफेक्ट फ्रॉम February 1 रीड ए नोटिफिकेशन डेटेड January 29। कोई भी एरर नहीं था, सेंटेंस ओके था। आगे बढ़ो। आगे वाला सेंटेंस देखो। द थीफ हैड हार्डली पुट द कैश इन हिज पॉकेट देन द ओनर वोक अप। भाई जो चोर था उसने मुश्किल से ही पैसे अपनी जेब में डाले थे, उसी टाइम पे क्या हुआ, मालिक उठ गया। एक बात आपको सिखा देता हूँ मैं, हार्डली जो होता है कोई कंजंक्शन की तरह होता है, इसका पेयर होता है, इसके साथ में देन नहीं, इसका पेयर होता है, इसके साथ में क्या यूज़ होता है, वैन होता है। नो सूनर के साथ देन होता है, हार्डली के साथ बच्चों वैन होता है, कंजंक्शन का पेयर होता है, एरर बनता है एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़े। इधर चेतन और अंजलि हैव गॉन टू दी पार्टी। भाई जब कोई चीज़ है ना इधर और से जुड़ जाए, कोई चीज़ बच्चों इधर और से जुड़ जाए, नीदर नोर से जुड़ जाए, तो उस समय जो वर्ब आती है वो पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अब जो अंजलि है वो तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ हैव नहीं, यहाँ क्या लगा देता, सिंगुलर सब्जेक्ट था तो यहाँ लगाता जी हैज़। ओके, आगे क्या कहता है, नीदर आकाश नोर मंजीत हैज़ सबमिटेड देयर असाइनमेंट। बिल्कुल ओके है, मंजीत के लिए वर्ब क्या आ गई जी, हैज़ आ गई। आगे कहता है, अच्छा एक सेकंड, हाँ, इधर और नीदर नोर नॉट ओनली बट ऑल्सो। बट ऑल्सो का भी यही चक्कर है भाई, बट ऑल्सो के भी जो पास वाला होता है उसके अकॉर्डिंग लगाता है। ये क्या कहता है, नॉट ओनली ऑल एम्प्लॉयज़ बट ऑल्सो द मैनेजर वर फायर्ड फ्रॉम द कंपनी। भाई बट ऑल्सो के पास कौन सा सब्जेक्ट है, मैनेजर है, तो मैनेजर के अकॉर्डिंग वर्ब वर नहीं वॉज फायर्ड फ्रॉम दी कंपनी। आगे कुछ और चीज़ें सीख लो। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। भाई एक बात बताओ, जब वन दे दिया तो हिज क्यों, हिज तो पोजेशन किसी लड़के की होती है, हमें क्या पता वन में कौन है, जनरल बात कर रहा है, तो इसका पोजेसिव केस लगाएंगे वंस। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। ओके, नेक्स्ट को पढ़ते हैं एक बारी। वन मस्ट नॉट बूस्ट ऑफ हिज अचीवमेंट। फिर वही बात, वन दे दिया तो इसका पॉजेसिव केस हिज नहीं, इसका पॉजेसिव केस लगाते हैं वंस अचीवमेंट। भाई अगर आपने कुछ प्राप्त कर लिया जीवन में तो उसकी डींगे मत हाँको, ये इस तरह की सेंस देना चाह रहा है। ये क्या है, ये हमारा जो नया बैच 15 मार्च को आ रहा है एसएससी और एचएसएससी का। अगर आपका कोई फ्रेंड भाई बंधु हमसे जुड़ना चाहता है तो उसके पास अभी भी मौका है, 15 मार्च को आ जाओ, अपना सिलेक्शन पक्का कर लो। यही थी आज की डेली डोज। उम्मीद करता हूँ पसंद आई है वीडियो लाइक करो, नहीं है डिसलाइक करो, कमेंट सेक्शन में बताओ क्या कमी रह गई। थैंक यू स्टूडेंट्स।